हेलो, वेलकम टू लर्निफाई। लर्निफाई में आपका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था पाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईएएस प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता वो ये क्या है, ये इसके पहले वाली जो सभ्यताएं थी, जो हमने पाषाणकालीन सभ्यताएं पढ़ी और ताम्रपाषाणकालीन सभ्यताएं पढ़ी, वो जो भी सभ्यताएं थी वो कैसे थी, कृषि आधारित सभ्यताएं थी वो, और वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ये एक शहरी सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े और बहुत महान शहरों का इसमें निर्माण हुआ था, और एक कृषि आधारित ना होकर एक पूरी शहर केंद्रित अर्थव्यवस्था थी। इसकी विशेषता क्या थी, विस्तृत शहरों का विकास इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे पिछले लेक्चर में जब हमने पढ़ा था पाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन, तो वो वहाँ पर क्या था, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, कबीलों में रहते थे। और इस वक्त क्या हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े शहरों का निर्माण हुआ था। तो 1922 से पहले क्या माना जाता था कि आर्य सभ्यता जो है ना हमारी, जैसे कि वैदिक सभ्यता जो अपनी है, ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन, वही सबसे पुरानी हमारी सभ्यता है। 1922 से पहले यही माना जाता था। परंतु 1922 में खोज हुई और ये पता लगा कि आर्य सभ्यता जो है उससे पुरानी भी सभ्यता हमारे यहाँ रही है। वही हमारा जो है शुरुआत नहीं है आर्य सभ्यता, इससे पहले भी हमारे यहाँ सभ्यताएं रही हैं। तो 1921 में क्या हुआ, बाबू ये दयाराम साहनी जो थे और आर.डी. बनर्जी जो थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता में की खोज की। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो कहाँ है, आज का जो पाकिस्तान है वहाँ पर है मोहनजोदड़ो। इस सभ्यता के आरंभिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, सिंधु नदी की घाटी से प्राप्त हुए थे। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। पर बाद में पता लगा कि इस सभ्यता के जो शहर हैं और जो नगर हैं वो सिर्फ सिंधु घाटी और उसकी नदियाँ जो हैं उसी के आसपास नहीं है, बल्कि दूसरी नदियों के किनारे भी हैं और दूर दूर हैं। इसलिए बाद में इसे क्या नाम दे दिया गया, इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। परंतु बाद में जब देश के अन्य भागों में लोथल में कहाँ है, गुजरात में, कालीमोगा कहाँ है, हरियाणा में, रोपड़, बनावली, आलमगीरपुरी उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, इन स्थानों पर भी मिली। तो इसको नाम क्या दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता इसको नाम दे दिया गया। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो मांडा जो कि कश्मीर में है, वहाँ से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है, वहाँ तक इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और अगर पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो बलूचिस्तान का जो सुत्का गंडोर है, वहाँ से लेके उत्तर प्रदेश का जो आलमगीरपुर है आज का, वहाँ तक इसका विस्तार था। तो आप देख सकते हैं उत्तर में कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। ये एक त्रिभुजाकार आकृति में थी और 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि कितनी महान ये एक सभ्यता रही है जिसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर रहा था। फिर इसमें देख लेते हैं हम एक एक अब कि इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है इस सभ्यता में क्या रही हैं। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं और महत्वपूर्ण चीज़ें जो इस सभ्यता में रही हैं वो चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़रा ध्यान से ये आपको समझना है। तो यहाँ की महत्वपूर्ण विशेषता ही यही है क्या, नगर की योजना। इस सभ्यता में जो शहर बनाए गए थे, उस शहर इस तरीके से बनाए गए थे कि आज भी बहुत से विकासशील देश जो हैं वहाँ पर ऐसा शहर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि इंडिया में भी अगर आप देखें तो आपको ऐसा शहर देखने को फ़िलहाल कुछ, अगर आपको नए शहर बसे हुए हैं वो देखने को मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पुराने शहर तो ऐसे नहीं ही बने हुए हैं। बड़े ही प्लान्ड तरीके से इन शहरों को बसाया गया है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके बहुत बड़े जो मुख्य शहर थे ना, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा थे। ये दोनों ही कहाँ पड़ते हैं, आज के पाकिस्तान में। ये आप देख सकते हैं, ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदड़ो ये नीचे। तो इसमें क्या होता था कि जो शहर बसा होता था, नगर, वो दो भागों में बसा होता था। एक होता था पश्चिमी भाग, एक होता था पूर्वी भाग। ये पश्चिमी भाग जो होता था ये ऊंचा होता था और ये निचला भाग क्या होता, ये निचला शहर होता था। इसको क्या कहते थे, इसको दुर्ग कहते थे। और ये क्या होता था, ये दोनों एक चार दीवारी से घिरे हुए होते थे। मगर कुछ शहरों में ऐसा भी है कि ये दोनों अलग अलग चार दीवारी से घिरे हुए रहे हैं ये लोग, ये शहर। जैसे धोलावीरा और बनावली है, वहाँ दीवार से घिरा एक ही टीला मिला है। और नगरों में सड़क व मकान जो है वो विधिवत बनाए गए थे। विधिवत का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल प्लान तरीके से बनाए गए।
जैसा कि एक ये रोड है, इधर एक मकान बना 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 है, जैसा कि आजकल आप हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, उस तरीके का ये बनाया गोवा ये था। और ये इधर जो है मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी अपनी, उसके विभिन्न स्थल दिए हुए हैं। तो आप जो है ये एक बार पॉज करके वीडियो को ये आराम से देख लेना। इन स्थलों से सवाल बनते हैं यूपीएससी में, आगे हम देखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब भी, कि ये स्थल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से ये स्थल एक बार देख लेना। आप देख लेते हैं, नगर हमने देख लिया। बड़े ही विधिवत तरीके से नगर बनाए गए थे। 2 भागों में नगर बटे हुए थे, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग जो होता था वो ऊंचा होता था, उसको दुर्ग कहते थे। वहाँ पर जो प्रशासक लोग जो थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो उधर रहते थे। फिर अब हम यहाँ देख लेते हैं भवन निर्माण। यहाँ के भवन जो थे वो 1 मंजिला में थे और बहुमंजिला भवन भी यहाँ पाए गए हैं। देख सकते हैं, अब आज से हज़ारों साल पहले भी अपने यहाँ बहुमंजिला इमारतें पाई गई हैं। और ये मकान किसके बने होते थे? पक्की ईंटों के बने हुए थे। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके समकालीन है मेसोपोटामिया सभ्यता वगैरह, वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। देखिए कई सालों पहले, 1000 सालों पहले हम कितने एडवांस थे कि हमारे यहाँ पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और जो पश्चिम में हम देख सकते हैं मेसोपोटामिया, जो आज के ईरान वगैरह, इराक वगैरह देश है, वहाँ पर सभ्यता थी, वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और भवन जो थे वो 1 मंजिला और बहुमंजिला भी थे। और भवनों में प्रवेश कहाँ से होता था? गलियों से वहाँ पर प्रवेश होता था। और मोहनजोदाड़ो में तो एक बहुत बड़ा जो है वो अनाज का एक गोदाम भी हमें मिला है। अगर उसका देखा जाए तो वो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, इतना बड़ा एक अपना एक भवन मिला है, अनाज का गोदाम जो हुआ करता था। और हड़प्पा सभ्यता में कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। और अधिकांश ईंटें कैसी थी? आयताकार। आज भी आप देख सकते हैं कि आज भी अपनी ईंटें जो कैसी होती है? आयताकार ही होती है ना। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं। तो भवन वाले में क्या आ जाएगा? भवन 1 मंजिला और बहुमंजिला दोनों प्रकार के होते थे। और भवनों में प्रवेश कहाँ से होता था? गलियों से इसमें प्रवेश होता था। और बड़े बड़े भवनों में अगर देखा जाए तो एक अनाज का गोदाम भी बहुत बड़ा जो है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। और कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का इस्तेमाल इसमें होता था। मगर पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो है उस कालीन सभ्यता जो थी, इसके समकालीन सभ्यताओं में, सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है। फिर एक विशाल स्नानागार हमें मिला है। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और ये अनाज का गोदाम भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सॉरी, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? अपना एक विशाल स्नानागार है। इसमें देखिए आप, यहाँ से और यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने के लिए हैं। इसमें ईंटें और प्लास्टर से इसका फर्श बनाया गया है। और इसमें पानी निकालने की जगह भी थी, जिससे कि इसमें पानी भरा जा सके। और उस छेद एक बनाया गया था जिससे पानी निकाला भी जा सके। तो ये आप देख सकते हैं कि आज के एक बड़े ही स्विमिंग पूल के जैसा ही है। तो उस ज़माने में क्या करते होंगे कि कोई अगर अनुष्ठान, अगर सामूहिक अनुष्ठान होता होगा तो यहाँ ये स्नान, सामूहिक स्नान के लिए होता होगा। जैसे आज कुंभ के मेले में स्नान करते हैं ना, वैसे ही किसी सामूहिक स्नान के लिए ये रहा होगा। और इसमें क्या है कि ये जो अपना बना हुआ है ये स्नानागार, इसके पास में कपड़े बदलने के लिए जो है वो एक कमरे भी तक बने हुए हैं इसमें, अगर देखा जाए तो, कि आराम से आदमी यहाँ पर जाके कपड़े भी बदल सकें। और यहाँ पर क्या किया जाता होगा? एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए मुख्यतः ये होगा। फिर यहाँ देखें तो अब यहाँ अगर हम अगली विशेषता पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम देखेंगे कि सड़कें, तो सड़कें कैसी हुआ करती थी? ग्रिड पद्धति पर इसकी सड़कें हुआ करती थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगर आज भी हम देखें, दिल्ली जैसे शहरों में भी सड़कें कहीं से भी जा रही है, कहीं से भी आ रही है। मगर उस काल में, आज से हज़ारों साल पहले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था अपना? 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक का इसका काल इसका माना जाता है। सोचिए उतने साल पहले, आज से मतलब कम से कम 5000 साल, 4000 साल पहले जो सड़कें थी वो किस पर थी? ग्रिड आधारित, ग्रिड पद्धति पर ये सड़कें आधारित थी। एक दूसरे को समकोण पर ये सड़कें काटती थी। और मोहनजोदड़ो में तो जो मुख्य सड़क है वो 9 मीटर चौड़ी है, 9.15 मीटर जो है वो चौड़ी है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें उस ज़माने में हुआ करती थी, ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो सड़कें जो है वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी और बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर है नालियाँ।
तो नालियों में क्या होता था कि हर घर में एक छोटी नाली होती थी, जो किससे, लकड़ी की बनी हुई नाली होती थी। हर घर से एक छोटी नाली होती थी, वो तो वो होती थी, वो सड़क पर एक बड़ी नाली जाती थी, उसमें मिलती थी, और फिर ये सड़क की बड़ी नाली जाके एक बड़े से नाले में मिल जाती थी, जो पानी को शहर से, गंदे पानी को शहर से बाहर ले जाती थी। आप देख सकते हैं कि ये इतनी चौड़ी ये नाली बनी हुई है, ये नाला है। आज के ज़माने में भी बहुत सारे शहरों में जल निकास की ठीक से व्यवस्था नहीं है, मगर आज से 4000 साल पहले लगभग अपने यहाँ एक बहुत ही बढ़िया जल निकास की प्रणाली, अपने यहाँ नालियाँ बनी हुई थी। और होता क्या था, जल वितरण में अगर देखें तो अगर हर घर में, लगभग हर घर में कुएँ बने हुए हैं। ये देखिए एक कुएँ का ये फ़ोटो है, तो हर घर में जल के लिए कुएँ वगैरह बने हुए थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और वहाँ पर क्या होता था, कुएँ सार्वजनिक भी होते थे और अपने अपने घरों में भी कुएँ होते थे। और वहाँ पर क्या होता था कि हर घर में, लगभग हर घर में अपना एक स्नानागार तो होता ही था। जैसा आज हम चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें टॉयलेट वगैरह बनाते हैं, तो सोचो उस काल में भी हर घर में, लगभग हर घर में स्नानागार तो होता ही था। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। फिर अगर हम देखें तो बंदरगाह किस लिए चाहिए होगा, व्यापार के लिए। बंदरगाह, इसका मतलब क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो है वो विदेशी व्यापार भी हम करते थे दूसरे देशों के साथ। तो लोथल से बंदरगाह के हमने साक्ष्य मिले हैं। तो ये लोथल जो है वो एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह अपने यहाँ हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण ये बंदरगाह था। ये याद रखना कि लोथल जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और लोथल आज के गुजरात में पड़ता है। यहाँ से क्या होता था, मिस्र और मेसोपोटामिया, मिस्र मतलब इजिप्ट जो आज का है, और मेसोपोटामिया मतलब आज का ईरान और इराक वाला जो एरिया जो है, वहाँ से यहाँ पर क्या आते थे, जहाज़ आते थे। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह है लोथल का बंदरगाह। बड़ा ही ये प्लांट तरीके से बनाया गया है, विधिवत तरीके से बनाया गया है ये बंदरगाह। तो अगर बंदरगाह है और जहाज़ आते थे, इसका मतलब विदेशी व्यापार अपने यहाँ होता था। तो उस काल में भी हमारी सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हुई थी। तो ये हो गया अपना बंदरगाह। फिर होता है सामाजिक जीवन। उस कालीन जो है वो सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा लोगों का। तो अपने यहाँ 4 प्रजातियों के साक्ष्य पहले मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियों के लोग रहा करते थे। कौन सी? एक तो भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति, तीसरी मंगोलॉइड प्रजाति, और चौथी अल्पाइन प्रजाति। तो चारों प्रजातियों के लोग अपने यहाँ पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगर कोई कहे कि नीग्रोइड प्रजाति के जो है साक्ष्य अपने यहाँ मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में नीग्रोइड प्रजाति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और सबसे ज़्यादा इनमें अगर पाए गए हैं तो कौन से, ये भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो हमारे यहाँ ज़्यादा पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में। और फिर देखें तो मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो कई वर्गों में विभक्त थे। जैसे कि बाद में आने वाले टाइम में, समय में ऐसा हुआ कि ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन गए। उस काल में ये कंप्लीट डिवीज़न तो नहीं हुआ था, परंतु ऐसा साक्ष्य मिले हैं कि जैसे शासक वर्ग था, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे, और जो पंडित और ये जो जिन्हें कहते हैं वो भी उस कालीन में सभ्यता में वहाँ पर निवास करते थे। ये आगे आने वाले, अभी हम एक फ़ोटो भी देखेंगे। और उस काल में क्या होता था कि लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के लोग वहाँ पर रहते थे। हमें कैसे पता लगा कि लोग मांसाहारी वहाँ पर थे और शाकाहारी थे? शाकाहारी तो ऑब्वियसली रहे होंगे, क्योंकि चावल के दाने, गेहूं के जले भुने हुए दाने, ये सब मिले। और लोग मांसाहारी कैसे थे कि क्योंकि वहाँ पर जो पशुओं की हड्डियाँ वगैरह पाई गई है, वो एक कटी हुई हड्डियाँ वगैरह पाई गई है, मतलब वो काटी गई है हड्डियाँ, मतलब खाने के प्रयोग में ही लिया गया होगा। तो वहाँ पर दूध से बनी वस्तुएँ, गेहूँ, जौ, मछली, मांस, कछुए आदि वगैरह वो खाते थे पहले जी। आज भी ये सब मांस, मछली वगैरह पूर्वी भारत में इस्तेमाल करे जाते हैं, मछली वगैरह। और उस काल के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्त्रियां क्या पहनती थी? घाघरा और अंगरखा। आज भी स्त्रियां ज़्यादातर घाघरा, अंगरखा वगैरह ये प्रयोग करती हैं। तो ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, और स्त्रियां घाघरा और अंगरखा पहनती थीं। तो मोहनजोदड़ो से मिला एक दाढ़ी वाला पुरुष का आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र को गौर से आप देखिए। इसमें देखिए कि ये दाढ़ी की एक शैली बनी हुई है। जैसे आज के ज़माने में यूथ जो है वो नए नए ऐसे डिज़ाइन बनवाते हैं दाढ़ी की, तो दाढ़ी की एक डिज़ाइन है। इससे मतलब आपको पता लगता है कि उस काल के लोग जो थे वो एक दाढ़ी की शैलियाँ वगैरह रखते थे, फैशन के प्रति सजग थे, और ये
एक दुपट्टा, एक शॉल तरीके की इन्होंने ओढ़ रखी है ऊपर से कंधे पर, और इनके दाएं बाजू पर एक ताबीज जैसा भी कुछ बंधा हुआ है। और ये आप जो इनके सर पे देख रहे हैं, यहाँ भी एक कुछ ताबीज जैसा बंधा हुआ है। और कंघी का प्रयोग भी उस काल में होता था। पुरुष गलमुच्छे और दाढ़ियाँ भी रखा करते थे। देखिए पुरुष दाढ़ियाँ रखी हुई इन्होंने, मतलब ये फैशन के प्रति सजग थे। आभूषण का प्रयोग नारियाँ और पुरुष दोनों करते थे। आज के ज़माने में भी करते हैं। राजस्थान वाले इलाके में देखें, वैसे तो पूरे भारत में ही करते हैं, मगर पुराने ज़माने में अगर राजस्थान में भी आप देखें तो अगर कोई राजस्थान से होगा तो उनको पता होगा कि जैसे कान में पहनते हैं और गले में भी पहनते हैं, वो खुंगाली वगैरह क्या क्या होते हैं वो पहनते ही हैं। तो पुरुष और स्त्रियाँ दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे उस काल में भी। और मनोरंजन के साधन के रूप में क्या करते थे, नाचने और गाने का प्रयोग किया जाता था। हमें कैसा पता लगा कि नाचने और गाने का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति हमें मिली है, जो एक त्रिभंगासन जो होता है उसमें वो खड़ी है। इसका मतलब नर्तकी वहाँ रही होंगी, और नर्तकी हैं तो वह नाचने गाने का काम तो रहा ही होगा। हमें एक मूर्ति मिली है। और बांसुरी और ढोलक के अवशेष भी हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं कि बांसुरी और ढोलक जो है वो उस काल में, भाई अगर संगीत है, नृत्य है, तो बांसुरी ढोलक तो होगा ही, समझ सकते हैं। और पासा भी खेलते थे। जो आज के बच्चे लूडो खेलते हैं ना, तो समझो उस काल में भी लूडो खेलते थे। हालांकि ऑनलाइन नहीं होता था उस काल में, पर ऑफलाइन ही खेलते थे साथ में बैठ के। तो पासा जो है वो भी बच्चे खेलते थे। और टेराकोटा के बने खिलौनों से खेलते थे। टेराकोटा क्या होती है, पकी हुई जो मिट्टी होती है वो टेराकोटा होती है। देखिए ये टेराकोटा का एक खिलौना है। और शिकार खेलने के प्रमाण भी वहाँ मिले हैं। किस पे, मुहरों पर। जो मुहरें उस सिंधु घाटी सभ्यता की पाई गई है, उन मुहरों पर शिकार खेलने के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब वहाँ के लोग जो है वो शिकार भी खेला करते थे। और मुहरों की लिपि वहाँ पर एक स्पष्ट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पाई गई है। हालांकि उससे पढ़ा नहीं जा सका है अब तक, परंतु उस लिपि से यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिक्षित रहे होंगे ऑब्वियसली। इसीलिए विदेशी व्यापार वो करते थे। एक जैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें देख लो, मानक कुछ बाट देख लो, मुद्राएं देख लो, ये मोहरें देख लो। इसका मतलब ये है कि हाँ, वो शिक्षित और तो पढ़े लिखे अवश्य ही वो रहे होंगे। और मातृ देवी की पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि मातृ देवी की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। और मातृ देवी की पूजा तो आज भी हम करते हैं। धरती माता की पूजा करते ही हैं, और भी बहुत सारी देवियों की पूजा हम करते ही रहते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो हमें पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता वाले मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि शायद दो मात्र सत्तात्मक थे। पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, पर शायद हम ये कह सकते हैं कि वो मात्र सत्तात्मक एक सभ्यता रही होगी। तो ये हमने देख लिया क्या, सामाजिक जीवन बहुत अच्छे से। फिर हम देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन किसी भी सभ्यता के बारे में, किसी भी काल के बारे में, चाहे गुप्त काल हो कि मौर्य काल हो, अगर आपको देखना है तो पूरी तरीके से उससे ऐसा करना चाहिए कि उस काल को 2-3 भागों में बांट दो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, इन चारों हेडिंग्स में बांट दो, फिर उनमें आराम से लिख दो। तो अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए एग्जाम में तो एग्जामिनर को भी ठीक से समझ में आए और आपको भी पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो सामाजिक जीवन के बाद में हम देखेंगे कि आर्थिक जीवन और आर्थिक गतिविधियाँ उस काल में कैसी रही होगी। आर्थिक गतिविधियों में क्या आएगा, भाई उद्योग धंधे जो है वो कैसे रहे होंगे, कृषि आधारित थे। भाई सर्विस सेक्टर तो उस काल में नहीं रहा होगा एकदम ऐसा आज के जैसा है वैसा। तो कृषि और पशुपालन हम इसमें सबसे पहले देखते हैं। तो सैंधव वासी जो थे उनका मुख्य काम क्या था, कृषि था। भाई कृषि होगा तभी तो कृषि से जो अधिशेष उत्पादन हुआ होगा उसी से तो शहरों के लोग सस्टेन कर पाए होंगे। शहरों के लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा, जब गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिशेष उत्पादन करेंगे तो अभी तो शहर सस्टेन कर पाएंगे। अगर जब तक अधिशेष उत्पादन ही नहीं होगा तो शहर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ का जो मुख्य उद्यम क्या था, वो कृषि था। और गेहूँ और जौ तो वहाँ की मुख्य फसलें हुआ करती थी। इसके अलावा अगर लोथल और रंगपुर से धान के प्रमाण भी हमारे यहाँ मिले हैं कि धान का इस्तेमाल भी वो लोग करते थे। लोथल, रंगपुर और रोजदी, वहाँ से क्या मिले, बाजरे के प्रमाण भी मिले हैं, जिन्हें हमारे बजट में क्या कहा गया है, श्री अन्ना कहा गया है। श्री अन्ना जो है वो क्या है, ये बाजरा, मोटा अनाज, उस काल में इसका इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा से मटर तथा तिल की खेती के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब वो बाजरा, धान, गेहूँ, जौ, मटर, तिल ये सब उपजाते थे। और वहाँ के निवासियों ने कपास उगाना भी
शुरू कर दिया था। इसलिए क्या हुआ कि यूनानी लोगों ने इस प्रदेश को सिंडोन कहना शुरू कर दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र ही सिंडोन का क्षेत्र, क्योंकि हम लोग क्या उगाते थे, कपास उगाना शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने ही कपास उगाना शुरू कर दिया था। इससे पहले हमने पाषाण काल में देखा था, तो वो वस्त्र कैसे पहनते थे उसमें मैंने एक पिक्चर में दिखाया भी था। वो जो एक पत्थर से सिलाई कर रहे थे, वो किसी पशु की चमड़ी के वस्त्र वगैरह बनाए जाते थे। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता तक आते आते हम लोगों ने जो है कपास उपजाना भी शुरू कर दिया, और उसके हमने पीछे पढ़ा कि सूती और ऊनी वस्त्र जो है वो उनका प्रयोग करने लगे थे। फिर कुबड़दार जो वृषभ है, आगे पिक्चर में हम फोटो में एक देखेंगे, कुबड़दार वृषभ मतलब सांड आज के ज़माने में कह सकते हैं। तो जो कुबड़दार वृषभ है वो एक महत्वपूर्ण पालतू पशु उस काल में रहा होगा। क्यों ये हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उन मोहरों पर कुबड़दार वृषभ है उसकी फ़ोटो है। इसका मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण पशु उस काल में रहा होगा। और बैल और भैंस, सूअर, कुत्ते, भेड़, बकरी, हिरण, खरगोश आदि ये भी उस काल के पालतू पशु हुआ करते थे। हमें कैसा पता लगता है कि इस काल के पालतू पशु ये रहे होंगे? क्यों? क्योंकि वहाँ के जो उस काल की मोहरें हमें प्राप्त हुई है उन मोहरों पर इन पशुओं के चित्र है। इसका मतलब वो पालतू बनाए गए होंगे या उनके आसपास वो रहते होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कृषि पशुपालन के बाद हम देखेंगे शिल्प और उद्योग। भाई प्राथमिक क्षेत्र हो गया कृषि, अब उद्योग में क्या क्या उस काल में हुआ करता था। तो कपड़ा उद्योग का उस काल में प्रचलन था। बस सूती और ऊनी वस्त्र कोई पहन रहा है और बड़े बड़े शहर जो है वो सस्टेन कर पा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर स्पेशलाइज्ड आदमी भी रहे होंगे, जैसे दर्जी वगैरह, जो कपड़े वगैरह है, सूत काटने वाली तकलियाँ वगैरह वहाँ पर मिली है, तो कोई सूत काटते होंगे, कोई कपड़े बनाते होंगे। तो कपड़ा उद्योग का वहाँ पर एक प्रचलन हमें मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का और कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े की एक छाप मिली है हमें। जैसे उस बर्तन को सूती कपड़े से पहले लपेट के रखा गया होगा, तो उसकी छाप हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये कौन से शहर से क्या चीज़ें प्राप्त हुई है ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी से फैक्ट में नहीं जाएगी। आजकल का पैटर्न देख के यूपीएससी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी पूछ सकती है। तो जस्ट टू बी सेफ हम लोगों को ये चीज़ें याद रख लेनी है कि मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला है और कालीबंगा से क्या मिला है कि एक बर्तन पर लपेटे हुए जो है सूती कपड़े के छाप का प्रमाण हमें मिला है। तो ये चीज़ें हमें याद रख लेनी है। और चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना और खिलौने बनाना और मुद्राओं का निर्माण करना भी उस काल में हुआ करता था। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था और बड़े सुंदर बर्तन वो मर्दभांड वहाँ पर बनाते थे। कैसे मर्दभांड हुआ करते थे? वो होते थे लाल रंग से उनकी पुताई होती थी और काले रंग से उन पे फिर जो है वो उनका एक सजावट करी जाती थी। जैसे आज भी अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों से, वो इस बात को समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि जो घड़े वगैरह होते हैं उन पर वो लाल रंग से पुते जाते हैं और काले रंग से उन पर डिजाइनिंग वगैरह करी जाती है। वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। उस काल में भी वैसा करा जाता था। आभूषणों का निर्माण भी होने लगा था। गुड़िया वगैरह जो बनाते थे उनका भी उत्पादन होने लगा था उस काल में। और उस काल में क्या होने लगा था? सोना, चांदी, तांबा, कांसा और सीसा का उन्हें ज्ञान था। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उस काल में अगर आपको लगे कि इतने पुराने काल में सोना चांदी तो खैर नहीं होगा, तो ये सोना चांदी उस काल में था। और तांबा तो ताम्रपाषाण काल में ही मिल गया था। और कांसा, कांसा क्या होता है? ये तांबा प्लस अगर टीन को मिला दो, टीन को अगर मिला दिया जाए तो कांसा बनता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को तो कहा ही कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसे। तो ये तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की कला इनको पता लग गई थी और शीशे का भी उन्हें ज्ञान था। परंतु एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेना इस चीज़ को, लोहा जो था, लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं पाए गए हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सा ऐसे लोहे का पाया गया है या लोहे का उन्हें ज्ञान था, तो ऐसा नहीं है। लोहा इस काल तक नहीं आया था। और धातुओं को गलाने और उन्हें पीटने और उन पर पानी चढ़ाने की जो विधि थी वो इनको पता थी। हम ये कैसे बता सकते हैं कि धातुओं को गलाने, पीटने की, उन पर पानी चढ़ाने की इनको विशेषता पता थी? क्योंकि जो हमें कांसे की मूर्ति पाई गई है अपने यहाँ एक नर्तकी की, वो इतनी सुंदर तरीके से बनाई गई है
कि हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ये सब चीज़ों का पता होगा, और उनको मूर्तियाँ ढालने का भी, इस कला का भी उन्हें पता होगा। जो लॉस्ट वैक्स तकनीक होती है ना, उसका उन्हें पता होगा। फिर दूसरे अगर हम देखें तो उनको शंख, सीप, ये सीप होगा यहाँ पर, सीप, घोंगा, हाथी दांत से बने उपकरण जो है उनका भी वो निर्माण कर लेते थे। ये शंख, सीप वगैरह कहाँ पाए गए होंगे? ये गुजरात वाले जो लोथल, धोलावीरा वाला इलाका है वहाँ पर पाए गए होंगे। क्यों? क्योंकि वही समुद्र के आसपास में है ना। अब अगर कहो कि हड़प्पा में पाए गए हों या यहाँ पर पाए गए हों हरियाणा में कालीबंगा में, तो वहाँ तो ये नहीं पाए जाएंगे। क्यों? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना होगा कि समुद्र के किनारे ही सीप वगैरह पाई जाएगी, तो ये वहाँ पर ये उद्योग भी अपने यहाँ रहे हैं। ये देखिए, ये धातु के ये मन के बने हुए, तांबे वगैरह के मन के बने हुए ये, और ये फलक बने हुए हैं, ये हड्डियों वगैरह के, हाथी दांत वगैरह के ये बने होते थे फलक की, तो ये भी उनका भी निर्माण कर लेते थे। और मानक मन के बनाने का कार्य भी चनूदड़ो और लोथल में होता था। ये मानक नहीं है, मन के हैं। तो मन के बनाने का काम भी, ये देखिए आप, ये मन के हैं, ये वाले जो आपको दिख रहे हैं इस पिक्चर में, वो मन के हैं। ये आभूषणों के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता था। और चनूदड़ों में सेल खड़ी की मुहरें बनाई जाती थी। सेल खड़ी क्या होता है? एक पत्थर होता है, जो मुलायम एक पत्थर होता है। उसका इस्तेमाल क्यों किया गया होगा? क्योंकि एक मुलायम पत्थर होता है और उस पर कार्विंग करना आसान होता है, इसलिए सेल खड़ी के जो है इसमें इस्तेमाल किया गया होगा। और फिर क्या था? बालाकोट तथा लोथल जो था वो सीप उद्योग जो है उसका एक बड़ा ही यहाँ पर विकसित हो रखा था लोथल में। और कालीबंगा में तो चूड़ी उद्योग मिला ही है। कालीबंगा को तो कालीबंगा कहते हैं इसलिए है, काली मतलब काला और बंगा मतलब होता है पंजाबी में चूड़ियाँ, तो इसलिए कालीबंगा में तो चूड़ियों का उद्योग था ही। ये आप देख सकते हैं यहाँ मेसोपोटामिया, जो आज का ईरान इराक वाला जो एरिया है वह मेसोपोटामिया, यहाँ भी अपना संबंध रहा था। विदेशी व्यापार हम यहाँ करते थे। फिर हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य कहाँ कहाँ से हम करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो वे आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के व्यापार से परिचित थे। आंतरिक मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न शहरों के बीच में जो है वो व्यापार होता था, और बाह्य व्यापार मतलब दूसरी सभ्यताओं के साथ भी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता होगी, मिस्र की सभ्यता होगी, सुमेरियन सभ्यता होगी, इन सभ्यताओं से भी वो व्यापार करते थे। और ज़्यादातर व्यापार किससे होता था? जलीय मार्ग से वो मैक्सिमम व्यापार करते थे। आप सोच सकते हैं कि व्यापार उस ज़माने में, उस काल में कैसे ही होता होगा? बार्टर सिस्टम से, जिसे वस्तु विनिमय हम कहते हैं। उस काल में मुद्राएं तो थी नहीं। जो पंचमार्ग या आहत मुद्राएं हम पढ़ेंगे वो हम बाद में, बहुत बाद में वो तो आई थी। अभी इस काल में पंचमार्ग मुद्राएं नहीं आई थी, तो इस काल में मुद्राएं नहीं थी, मुहरें इस काल में पाई गई हैं। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि पहले तो सर बता रहे थे कि मुहरें इसमें पाई गई, तो मुहरें और मुद्राएं दोनों अलग होती हैं। मुद्रा मतलब मनी, तो वो मनी उस टाइम में नहीं हुआ करता था। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय के माध्यम से ही उस काल में व्यापार हुआ करता था। एक हाथ दे दो और दूसरा हाथ ले लो, ऐसा वाला कि आप हमें सोना दे दो, आप हमसे गेहूं ले लो, जौ ले लो, चावल ले लो, ये मनके ले लो, मोती ले लो, सीप ले लो, ये ऐसे व्यापार वो करते थे। और वो अपनी मोहरों को क्या करते थे कि व्यापारिक वस्तुएं जो थी उनके ऊपर लगा देते थे। वो क्या करते थे? जैसे ये कोई व्यापारिक वस्तुएं होगी, इनको बॉक्स में बंद किया, किसी कट्टे में, बोरी में बंद करा इनको, और उनके ऊपर एक मोहर लगा दी, ताकि ये रहेगा कि अगर ये मोहर सेफ़ है, इसका मतलब आपका माल जो है वो भी सेफ़ है। जैसा आज भी करते हैं, मोहर लगा के हम बेचते हैं, नहीं फिल्मों में देखा होगा कि वो आते हैं CBI वाले और मोहर लगा के वो बंद करके लाल लाल सा लाख डाल के वो चले जाते हैं, इसका मतलब वो बंद रहेगा। वैसा ही तो मार्ग जो है वो जलीय मार्ग से फिर हम व्यापार करते थे। तो ऑब्वियस है कि नावों का प्रयोग तो जलीय मार्ग में व्यापार में होता ही रहा होगा। हमें कैसा पता चला कि नावों का प्रयोग होता होगा? क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पे नाव का चित्र है। आगे देखेंगे वो फ़ोटो हम, उस पर एक नाव का, बड़ी सी नाव का एक चित्र है। मतलब उस काल में नावों का प्रयोग जो है वो व्यापार के लिए होता था। तो हम लोग क्या करते थे? अफ़गानिस्तान, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट, इन सारे देशों से, इन सारी सभ्यताओं से अपने क्या थे? विदेशी व्यापारिक संबंध थे। और व्यापार के संबंध में तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मेलुहा, दिलमुन और माकन का उल्लेख जो है वहाँ पर मिलता है। तो ये मेलुहा, दिलमुन और माकन आज के प्रयोग में अगर देखा जाए तो ये कौन कौन से देश रहे होंगे? तो आज अगर हम देखें तो मेलुहा कौन सा क्षेत्र था? वो था सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र था
उसे मेलुहा कहते थे। जो बहरीन था, आज का जो बहरीन है वो दिलमुन था, और बलूचिस्तान का जो मकरान तट है वो क्या था, माकन हुआ करता था। तो मेलुहा तो सिंधु घाटी सभ्यता ही हो गया, और अपनी जो सिंधु वाला क्षेत्र, दिलमुन क्या था, ये बहरीन था, और ये माकन आपका क्या हो गया, ये बलूचिस्तान वाला जो मकरान तट है वो अपना हो गया माकन। तो इस जो ये क्षेत्र थे वहाँ से हम क्या करते थे, विदेशी व्यापार हम लोग किया करते थे। हम लोग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो थे। ये आप इस मोहर में देख सकते हैं, एक नाव का चित्र है, बड़ी सी नाव एक बनी हुई है, नाव का चित्र बना हुआ है इसमें। इसका मतलब है कि ये लोग जो है नावों से विदेशी व्यापार करते थे। और लोथल जो है गुजरात में, वहाँ से तो हमें फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई है। फारस मतलब आज का ईरान का जो क्षेत्र है वो फारस है। तो वो वहाँ की मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। वहाँ की मुद्राएं हमारे यहाँ कैसे आई होंगी, विदेशी व्यापार के थ्रू आई होंगी। मुद्राएं नहीं, मोहरें प्राप्त हुई है। और उस काल के जो बाट थे वो घनाकार थे। ये देख लीजिए, ये बाट है, ये घनाकार आपको दिख रहे होंगे। ये पत्थरों से बनाए जाते थे, बड़े ही एक विशेष विधि इनकी होती थी, बड़े शानदार तरीके से बनाए गए हैं घनाकार में। और तौल और माप की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में थी। आज भी 16 के अनुपात में ही अपने यहाँ चलता है ना, 16 आने होते हैं 1 रुपये में, ऐसा कुछ तो अभी भी चलता है वैसा ही। और दशमलव पद्धति भी उन लोगों को ज्ञात थी, ठीक है। और रेखा गणित से तो वो परिचित थे ही थे, क्योंकि अग्निवेदियाँ जो है वो हमारे यहाँ जो है वो पाई गई है। अग्निवेदियों के बनाने में रेखा गणित वगैरह का जो है वो ट्रिग्नोमेट्री वो जो होती है उसका इस्तेमाल तो होता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं शायद उसे, रेखा गणित वाली जो है वो उसका इस्तेमाल इसमें होता ही था, ठीक है। फिर अब देखें कि कौन कौन सी चीज़ें, माल जो थे उनको हम आयात करते थे और कौन सी चीज़ें थी जिनका हम निर्यात करते थे। तो टिन जो था, टिन हम कहाँ से आयात करते थे, अफ़गानिस्तान और ईरान से हम जो है वो टिन मंगवाते थे। और ये तांबा कहाँ से मंगवाते थे, खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है। ये ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था, खेतड़ी राजस्थान में है, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में है। यहाँ से क्या था, तांबा बहुत यहाँ पर उत्पादित होता था। चांदी हम ईरान और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे। सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से हम सोना मंगाते थे। दक्षिण भारत में सोना हुआ ही करता था। सीसा राजस्थान वगैरह से, अफ़गानिस्तान से। सीसा तो राजस्थान में अभी भी होता है, और लगभग पूर्ण रूप से उत्पादनी शीशे का तो मुझे लगता है एकाधिकार ही राजस्थान के पास ही है। शीशे में तो शिलाजीत हिमालय क्षेत्र में ऑब्वियसली होगी, वहाँ से मंगवाते थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वाले। लाजवत मणि ये हम कहाँ से, मेसोपोटामिया से मंगाते थे, बदख्शां से मंगाते थे। सेल खड़ी राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान से। नील रत्न, हरित मणि, ये सब चीज़ें हम जो है कहाँ से आयात करते थे। और कौन कौन सी चीज़ें हम निर्यात करते थे, ये भी अगर देखा जाए तो सीप की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, कपास, अनाज, सूती कपड़ा, मनके, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा मूर्तियाँ, ये सब हम निर्यात किया करते थे। तो ये हम कौन सी चीज़ें कहाँ से आयात करते थे और कौन कौन सी चीज़ें हम जो है वो निर्यात करते थे, ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये हो गया आर्थिक जीवन उनका कैसा रहा होगा। बड़ा ही आर्थिक जीवन इनका बड़ा वैभवशाली रहा है। कृषि गतिविधियाँ भी थी, व्यापार और वाणिज्य, विदेशी व्यापार तक यहाँ पर होता था। तो हम इससे बता सकते हैं बड़े वैभवशाली है और ये एक सभ्यता रही होगी। फिर देखते हैं राजनीतिक जीवन, वहाँ का राजनीतिक स्ट्रक्चर, राजनीतिक जो है जीवन कैसा रहा होगा, कि आज के जैसे वहाँ पर कोई संसद वगैरह या कोई कोर्ट वगैरह कुछ ऐसा था या नहीं था, कौन शासन करता था, शासक वर्ग था कि नहीं था, ऐसा हम इसमें देखेंगे। तो इस संस्कृति का कोई अगर राजनीतिक संगठन देखा जाए तो उसका कोई हमें आभास नहीं मिलता कि जैसे कोई सभा वगैरह ऐसा कोई होती हो, शासन कार्य का कोई राजा वगैरह होता हो, ऐसा कोई हमें स्पष्ट प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं। फिर है, लेकिन इस सभ्यता की सांस्कृतिक एकता, जैसे कि मृदभांड के स्वरूप हो गया, घन माप हो गया, कंगन हो गया, पशुओं की मूर्तियाँ हो गई, ईंटों का एक जैसा प्रकार हो गया, एक जैसी जो मानकीकृत मुहरें वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि कोई ना कोई तो केंद्रीय सत्ता वहाँ पर रही ही होगी, क्योंकि बिना किसी केंद्रीय सत्ता के ऐसी मानकीकृत वस्तुएं, ऐसे मानकीकृत मापतोल की विधियाँ हो नहीं सकती हैं। तो कोई ना कोई तो एक केंद्रीय सत्ता वहाँ पर रही ही होगी। दूर देश से हम व्यापार करते हैं तो व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा वगैरह भी रही होगी। दूर देश से हम व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई तो एक केंद्रीकृत सत्ता वहाँ पर रही ही होगी।
तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यापार वाणिज्य अगर वहाँ पर बहुत फैला हुआ था, व्यापार वाणिज्य की बहुत अधिकता वहाँ पर थी, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि वणिक वर्ग जो है उसके हाथ में शासन वर्ग रहा होगा। कोई कहते हैं कि पुरोहित वर्ग जो था उसके वर्ग में, उसके हाथों में जो है वहाँ की केंद्रीय सत्ता रही होगी या राजनीतिक सत्ता रही होगी, क्योंकि वो पुरोहित की हमने एक फ़ोटो भी देखी थी, तो ऐसा लगता है कि पुरोहित वर्ग के उस काल में था। ठीक है, मगर एक हंटर महोदय हैं, उन्होंने क्या कहा कि जनतांत्रिक पद्धति की सरकार उस काल में हुआ करती थी। जनतांत्रिक पद्धति की सरकार मतलब जनता अपने मुखिया या राजा को उस काल में चुना करती थी। मगर ये अगर देखा जाए तो थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ऐसा रहा होगा उस काल में, परंतु हाँ, एक बड़ी ही लोकप्रिय केंद्रीय सत्ता उस काल में थी, क्योंकि इतनी सुख समृद्धि उस काल में रही है, मतलब लोकप्रिय तो अवश्य ही रही होगी, निरंकुश तो शायद वो सत्ता नहीं ही रही होगी। उसके बाद में हम देखेंगे धार्मिक जीवन उस काल का कैसे रहा होगा, ये हम देखेंगे। अब कि हमने राजनीतिक देख लिया, आर्थिक देख लिया, सामाजिक देख लिया, अब धार्मिक जीवन उस काल में कैसे रहा होगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछ लेंगे आपसे कि हाँ वहाँ पर व्यापार होता था कि नहीं होता था। ये सब चीज़ें वहाँ से बनते हैं कि राजनीतिक संगठन का कोई आभास मिलता है कि नहीं मिलता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। धार्मिक जीवन में क्या उनके मंदिर थे, बड़े बड़े वो यज्ञ करते थे, तो ऐसे क्वेश्चन बने और मैं दिखाऊंगा अभी आगे आपको। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो ताम्र लेख और जो पत्थरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ, मोहरें वगैरह हमें मिली है, उससे हम उनके एक धर्म का अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि उस काल में वो लोग कौन से धर्म का पालन करते थे। तो उस काल में कोई ऐसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई स्पष्ट धर्म तो नहीं ही था, परंतु वहाँ पर जैसे मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है, ये एक मातृ देवी की मूर्ति है, तो ऐसा लगा सकते हैं कि शायद वो प्रकृति पूजक रहे होंगे। इस मातृ देवी की मूर्ति में हमें क्या मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। तो ऐसा इससे हम ये लगा सकते हैं अनुमान कि वो उस काल के लोग जो थे वो प्रकृति पूजक जो है वो रहे होंगे। और ये मूर्ति किसकी है, पृथ्वी देवी की वो प्रतिमा है जिसे लोग उर्वरता की देवी के रूप में समझते थे। और आज भी हम जानते हैं कि पृथ्वी देवी की पूजा हम करते हैं, उर्वरता की देवी के रूप में नहीं कहते हैं भारत माता की जय। तो उसमें क्या है, वो अपनी पृथ्वी देवी, अपनी ज़मीन धरती है, उसी की तो हम जय बोलते हैं। हाँ, जैसे अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में नहीं होता मादरे वतन, हाँ तो वही है इसमें। तो मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जा सकता है, क्योंकि हमें मातृ देवी की मूर्ति वहाँ पर मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल से एक मुहर प्राप्त हुई है, जिसमें पद्मासन में लगाए बैठे हैं एक पशुपति महादेव, जिन्हें पशुपति महादेव कहा गया। ये इस फोटो में आप देख सकते हैं, एक मुद्रा है, उसमें पद्मासन में बैठे हैं एक पशुपति महादेव, और उनके सर पर जो है वो 3 सींग आपको दिख रहे होंगे, और उनके चारों ओर अलग अलग जानवर आपको दिख रहे होंगे, गेंडा, भैंसा, ये अपना बाघ है, ये हाथी है, नीचे 2 हिरण वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ों से भी क्या पता लगता है कि हाँ, कि वो किसी न किसी देवता वगैरह को तो अवश्य ही मानते होंगे। इसको हमने क्या माना कि पशुपति नाथ की ये मूर्ति है। पशुपति मतलब जो पशुओं के देवता के रूप में, क्योंकि इसके आसपास देखिए आप पशु है ना, तो ये पशुओं के देवता रहे होंगे। और उस काल में पत्थर पर जो लिंग और योनि के बने हुए अनेक प्रतीक भी मिले हैं। इसका मतलब है कि उस काल के लोग लिंग और योनि की पूजा करते होंगे। आज भी हम करते हैं ना शिवलिंग की पूजा, और जो अब कामाख्या मंदिर में वहाँ पर योनि की पूजा होती है। तो लिंग योनि की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से ही चल रही है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि मेंस में एक बार ऐसा क्वेश्चन बन गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता, एग्जैक्ट वर्डिंग बता रहा हूँ आपको, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता को समझाइए ऐसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरजीविता यही है, मातृ देवी की मूर्ति की पूजा आज भी हम करते हैं, ये पशुपतिनाथ की पूजा आज भी हम करते हैं, और ये लिंग और योनि पूजा आज भी प्रचलित है। और यहाँ तक कि ऋग्वेद में भी ये कहा गया है कि वहाँ पर आर्य आए, उससे पहले जो अनार्य लोग थे वो लिंग पूजक अनार्य जातियों की उसमें चर्चा ऋग्वेद में हुई है। फिर अगर देखा जाए तो उस काल में क्या हुआ था, ये फाख्ता जो था वो एक पवित्र पक्षी उस काल में माना जाता था। और बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर ताबीज भी मिले हैं, बहुत संख्या में ताबीज मिले हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ये मोहरें हैं और आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग तरीके की ये चीज़ें बनी है। ये एक स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। तो बहुत सारी संख्या में वहाँ पर ताबीज़ वगैरह मिले हैं। इसका मतलब ये है कि वह जादू टोना और अंधविश्वास जो है उसमें वो भरोसा उस काल के लोग किया करते थे। यहाँ पर और कुछ जो है
ये अपने देख सकते हैं, ये मुद्राएं हैं, आयताकार मुद्राएं, और ये भी ये मोहरें सॉरी, और ये मोहरें भी आप देख सकते हैं वर्गाकार बहुत सारी। ये देखिए कुबड़दार वृषभ जो मैं आपको बताया था, ये कुबड़दार वृषभ है। ये एक यूनिकॉर्न है जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है, शायद ये गेंडा रहा होगा, जो भी है ये गेंडा जैसा लग तो नहीं रहा, ये यूनिकॉर्न इसे कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको तो आप इम्पोर्टेंट ही लगा लेना, मंदिरों के साक्ष्य यहाँ से नहीं पाए गए हैं। मेसोपोटामिया वगैरह में पाए गए हैं, मगर सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिरों के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। और यूपीएससी के एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन बन भी चुका है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी, मतलब चित्र बने होते, जैसे आज की चीन और जापान वगैरह की जो लिपि है वैसे लिपि थी। जैसे आप देख सकते हैं ना, ये चित्राक्षर लिपि, चित्र रूप में, प्रतीक रूप में कुछ चीज़ें लिखी गई होती जिसका एक विशेष मतलब अर्थ रहा होगा। और उस काल में मिट्टी के बर्तन जो है वो अवश्य बनाए गए होंगे, और लाल और काले रंग से उनको रंगा जाता था। लाल रंग से रंग के, फिर काले रंग के, देखिए आप देखिए यहाँ पर जो है काले, ये लाल रंग से रंग के, काले रंग के, फिर इन पर चित्र उकेर दिए जाते थे, बढ़िया उनकी सुंदरता बढ़ जाती थी। मोहरें जो थी वो अधिकांशतः किससे बनाई जाती थी? सेल खड़ी की जो है वो मोहरें इसमें बनाई जाती थी। अब आगे हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी वैभवशाली, इतनी महान सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इतने बड़े बड़े नगर, इतने बड़े बड़े शहर, इतने बड़े ही विधिवत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाए हुए शहर, नदियाँ, नालियाँ एक बनाई हुई, विदेशी व्यापार होता था, और एकदम से ये सभ्यता समाप्त हो गई। ऐसा कैसे हुआ? तो ये सभ्यता कैसे समाप्त हुई, कैसे इसका पतन हुआ, कोई एक मत इसके बारे में नहीं है। बहुत सारे मत जो है अनेक विद्वानों ने इसके बारे में बताए हैं। सूद और अग्रवाल साहब हैं, इन्होंने कहा है कि नदी की शुष्कता, यानी सिंधु घाटी की जो नदियां थी और जिन नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी हुई थी, उनमें पानी की मात्रा एकदम से कम हो गई, इसलिए ये सभ्यता जो है वो इसका पतन हो गया। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, एक साथ तो नदी की शुष्कता नहीं ही हुई होगी। फिर अस्थिर नदी तंत्र, मतलब कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, जलवायु परिवर्तन उस काल में हो गया, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कोई कहता है भूकंप आ गया, पारिस्थितिक असंतुलन हो गया, कोई कहता है कि आर्यों का आक्रमण हो गया। आर्य क्या कौन है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम वैदिक युग में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में। कोई कहता है कि बाह्य आक्रमण हो गया। यहाँ बाह्य आक्रमण का जो है थोड़ा सा एक सबूत मिलता भी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अंतिम चरण है उसमें गलियों में, एक गली में बहुत सारे लोग जो है, वहाँ उन लोगों को कंकाल मिला है। तो ऐसा लगता है कि ये मृतकों का टीला जिसे कहते हैं, शायद कि हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग मारे गए होंगे। और फिर प्रशासनिक शिथिलता भी रही होगी, भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट हो गया। फिर कोई कहता है कि जल प्लावनिया विवर्तने की हलचल के द्वारा इसका पतन हो गया होगा, मगर कोई भी एक मत नहीं है कि इसका पतन कैसे हुआ होगा। अब है सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसकी विशेषताएं क्या रही हैं, कौन कौन से नगर से कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई है, ये वाली चीज़ें वीडियो को पॉज करके आपको एक बार देख लेनी है अच्छे से। ये मैं आपको ये दे रहा हूँ होमवर्क, सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने मन से ये पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा ये याद हो जाएंगी। वैसे हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली है, मगर फिर भी कौन सी जगह से कौन सा चीज़ें मिली है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है। ठीक है, वीडियो पॉज करके ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कि ये मैं बड़े ही रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ, 2-4 किताबें पढ़ के फिर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपके लिए लेके आया हूँ। एनसीईआरटी से भी और जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह है वहाँ से भी मैं आपके लिए खोज बीन करके आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, यहाँ से वो क्वेश्चन बना था, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर जीविता। हालांकि ऐसा कोई पढ़ाता नहीं कि उत्तर जीविता, आपको ही थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये सोचना चाहिए था। देखिए, धर्म पर प्रभाव क्या है, माता शक्ति की पूजा, शिव पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा, स्वास्तिक, पशु पूजा, लिंग योनि पूजा, रोग, मृतक संस्कार, बहुदेववाद, ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, अग्नि पूजा, ये सब चीज़ें जो है धर्म पर प्रभाव जो है सिंधु घाटी सभ्यता का आज तक भी अपने ऊपर है। और कला का प्रभाव देखें तो नगर नियोजन में, बस्तियों का प्रतिरूप बनाने में, उनके संरचना में, नालियों की व्यवस्था बनाने में भी, ऐसा भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। वो आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका नगर नियोजन में, उसका आज का अगर नगर नियोजन देखें उसमें वो कहाँ तक इनपुट प्रदान करती है, ऐसा क्वेश्चन बना यूपीएससी ने पूछा है। अर्थव्यवस्था में देखें तो दशमलव पद्धति पर आधारित मापतोल था, बहुफसली कृषि करते थे, पशुपालन होता था, मोहरों का प्रयोग होता था, आंतरिक और बाह्य व्यापार होता था। तो ये सब किसकी देन है,
सिंधु घाटी सभ्यता की देन रही है। तो ये चैप्टर हो गया अपना ख़त्म। अब हम देख लेते हैं कि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इससे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल पूछे। इस सवालों की मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले अपना मटेरियल बेचने के लिए या अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी आपको पढ़ाते रहते हैं, उन सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने हैं, वो कैसे सवाल पूछती है यूपीएससी, उन पे फोकस करना है और उन्हीं चीज़ों पर आपको एकदम अपना फोकस बना के रखना है। तो चलिए देखते हैं। 2001 का ये सवाल है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो गाय, हाथी, गेंडा, बाघ। तो आप अब तक मैंने पढ़ाया आपको मैंने हाथी दिखाया, गेंडा दिखाया, बाघ दिखाया, वो पशुपतिनाथ वाली मुद्रा में। गाय का चित्र कहीं पे भी नहीं हुआ है। हाँ, कुबरदार वृषभ है, उसका चित्र आया है। अगर आप सोचने लगोगे कुबरदार वृषभ है, सांड है, इसका मतलब गाय तो हो गई ही, परंतु गाय का चित्र जो है किसी भी मुहर पे नहीं आया है। देखिए एकदम इजी सा सवाल है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, और अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ये सवाल आपका गलत भी हो सकता है, आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। फिर 2002 में एक आया कि देखिए आपको इधर दे रखा है स्थल, और यह आपको दे सकता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई गई है और इसका आपको मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं कि लोथल में क्या मिला था हम लोगों को, क्या मिला था? लोथल में गोदीबाड़ा मिला था, जो मैंने आपको एक फ़ोटो भी दिखाई थी। गोदीबाड़ा मतलब बंदरगाह हुआ करता था, वो हमें मिला है। फिर ये कालीबंगा है। कालीबंगा से क्या मिला था हमें? क्या मिला था कालीबंगा से हमें? जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। चूड़ियों का साक्ष्य तो मिला ही है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य हमें मिला है। अब आप देख लीजिए जोड़ के कौन सा है। धोलावीरे से क्या मिला है, बनावली से क्या मिला है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 4। ये आप आराम से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे सवाल यूपीएससी में बनते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर यह है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इस पर विचार करना यह है कि ये एक प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। एक नंबर है ये 2 नंबर स्टेटमेंट है। ये प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। हाँ, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये लौकिक सभ्यता तो थी, धार्मिक तत्व भी उसमें थे, वर्चस्वशाली नहीं थे क्योंकि इसमें मंदिर वगैरह नहीं पाए गए हैं, परंतु उपस्थित तो अवश्य ही था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमने देखा भी कि एक बर्तन है उसके ऊपर कपास के वो एक वस्त्र के जो साक्ष्य भी हमें मिले। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऐसे सवाल बनते हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल तथा मंदिर होते थे। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो हम ये देखेंगे कि उनके विशाल महल तथा मंदिर होते थे। क्या बात सही है? नहीं, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। यस, पशुपतिनाथ की और माता देवी की पूजा करते थे, मतलब देवी देवता दोनों की हो गई। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये भी गलत है। ये घोड़ों द्वारा रथ खींचने का प्रयोग कहाँ होता था? ये होता था वैदिक युग में। यहाँ पर घोड़ों का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होता था। ये तो बड़े शांति प्रिय लोग थे, कहाँ युद्ध में ध्यान देते थे, युद्ध वाले लोग थे ही नहीं है, इसलिए तो इतनी सभ्यता फली फूली। जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ पर कोई भला सभ्यता फल फूल सकती है? आज का आप देख सकते हो कहाँ सीरिया वगैरह में कहाँ फल फूल रहा है, वहाँ युद्ध ही चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है? ये तो शायद 2019 का ये क्वेश्चन है, ये शायद कि कौन सा स्थल है वो हड़प्पा का नहीं है? चनूदड़ो, साहगोरा, देसलपुर और कोटदीजी। तो इनमें से कौन सा सही होगा? ये साहगोरा, ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। आंसर इसमें डी नहीं होगा, इसमें आंसर होगा बी, ये गलत है। साहगोरा कहाँ है? ये मौर्यकालीन स्थल है, ठीक है। और ये देखिए एक मेंस का भी अपने पास एक सवाल है यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति किस हद तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान करती है? देखिए 250 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी शहरी योजना और संस्कृति थी वो किस हद तक आज के शहरीकरण को इनपुट प्रदान करती है? इसमें आपको क्या डिस्कस करना होगा? आपको डिस्कस करना होगा
कि बड़ा ही विधिवत तरीके से बसाए गए उसमें शहर थे। सड़कें जो है वो ग्रिड प्रणाली पर बनी हुई थी, वहाँ पर जल निकास प्रणाली जो है बहुत ही बढ़िया थी। ये सब चीज़ें आपको डिस्कस वहाँ करना पड़ेगा। हर घर में स्नानागार था वहाँ, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो हमने मटेरियल पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई के नाम से ही। इस चैनल की जो PDF है वो यहाँ मिलती है, और जो भी इम्पोर्टेंट PDF वगैरह स्टडी मटेरियल फ्री में आपको चाहिए होगा वो यहाँ मिलता है। और जो भी अगर आपको कुछ और डिस्कशन भी करना है तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाइए, चैनल को इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अच्छा लगा हो आपको मटेरियल, कंटेंट, पढ़ाने का तरीका, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए तो आप बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक बड़े ही लोकतांत्रिक पद्धति से हम जो है अपना चैनल चला रहे हैं। लोकतांत्रिक पद्धति का मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ सरकार चुनेगी और वो लोकतांत्रिक पद्धति नहीं। लोकतांत्रिक होने का मतलब सबकी सहभागिता, आपकी हमारी सबकी सहभागिता से ही ये सब हम चलाएंगे। तो कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आपको कुछ सुझाव देना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए बताना हो, कुछ कमी रह गई हो तो आप बताइए। और चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।